बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ठीक 20 दिन पहले मरी में एक बैठक हुई और ठंडे पहाड़ से जो खबर है कि हाउस ऑफ शरीफ कंटिन्यूटी पर मुत्तफ़िक है, अमूमी तासर भी यही था कि अब सत्ते खैरान हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कोई मसला नहीं है। क्या फॉलोअप डेवलपमेंट्स भी वैसे ही चल रही हैं जैसा प्लान था? देखिए मुगल साहब, पाकिस्तान की सियासत में देयर इज़ नो डल मोमेंट। और वैसे भी आपको पता है कि हर महीने एक अमावस की रात तो आती है ना। बिल्कुल वो जब चांद का नामो निशान और चांद की रोशनी का नामो निशान जो है वो ज़मीन पर नज़र नहीं आता। 3 मोर्चों से 3 बड़े और तगड़े हमले हुए हैं गुज़िश्ता 20 दिनों में। तो नहीं, आप यूँ समझ लें कि तकरीबन गुज़िश्ता 72 घंटों में, यानी पहले 17 दिन का आप पॉज समझ लें। 17 दिन में जो है वो चीज़ें गुडी गुडी थी, लेकिन फिर 3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिनको कोऑर्डिनेटेड कहा जा सके। सही। एक सियासी मोर्चे से हमला हुआ है, एक अदलिया के मोर्चे से हमला हुआ है, और इन 2 हमलों के हवाले से तो चलें आप कह सकते हैं कि ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन तीसरा हमला है एक खुफिया मोर्चे से इस हुकूमत पे। अच्छा। और आपको पता है कि खुफिया मोर्चे का जो हमला है ना, उसके ऊपर फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं। बिल्कुल सही। तो वैसे भी ये जो मरी वाली मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद अभी तक फॉलोअप तो आपको कोई नज़र नहीं आया ना, कि जो कंटिन्यूटी जिसके बारे में बात की जा रही थी, वाहिद चीज़ ये हुई कि वो डिबेट ख़त्म हो गई। वो जो डिबेट फैसल वाडा करते हुए नज़र आ रहे थे, वो जो मखसूस जो है वो कुछ एंकर्स और कुछ प्रोग्राम्स में ये बात बहुत ज़्यादा शद्दोमत से डिस्कस हो रही थी कि मुल्क की तरक्की के तसलसल की राह में जो रकावट बनेगा, कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। जब ये बातें चल रही थी, वो बातें मरी मुलाकात के बाद हो गई हैं ख़त्म। सही। लेकिन अभी तक 20 दिनों में कोई ऐसा, जैसे कहते हैं कि पत्र सामने नहीं आया, प्रेम पत्र सामने नहीं आया, सॉलिड किस्म का पेपर, कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसी नई चीज़ सामने नहीं आई कि जिससे आप कहें कि हाँ ये फ़लाँ वक्त तय हो गया होगा, लिहाजा ये तसलसल को मद्देनज़र रखते हुए ये सर्कुलर जारी करना ज़रूरी था। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान फिर 3 जो मोर्चे हैं वो एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले 2 मोर्चे कौन से हैं? पहला है सियासी मोर्चा, दूसरा है अदालती मोर्चा, और तीसरा है बड़ा ही दिलचस्प मोर्चा। उस तीसरे के ऊपर हम आखिर में बात करेंगे। पहला मोर्चा है ज़ाहिर है कि अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर से। तहरीक इंसाफ जो है वो ऑब्वियसली उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी गुज़श्ता 3.5 साल में उसमें बहुत सारे हाई एंड लो पॉइंट्स हैं, और हम जब उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो एक बात तो तय है कि चाहे वो जितनी भी तगड़ी और कारगर किस्म की सियासी हिकमत अमली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। सही। कामयाब से मुराद ये है कि अगर उसका एंड रिज़ल्ट ये अचीव करना है कि आपने हुकूमत गिरानी है, तो हुकूमत गिराने में तो वो नाकाम नहीं हुए, सिस्टम को लपेटे जाने में तो वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो कामयाबी उन्होंने अचीव की कि उन्होंने इस हुकूमत के पाँव भी नहीं जमने दिए। उन्होंने इस हुकूमत को चलने का, जिसे कहते हैं ना कि नज़र आता है स्पेस, कि आपके कंफर्टेबल स्पेस नज़र आ रही होती है, वो नहीं दी। फिर हमारे सामने एक पॉज आता है। ये अभी आप यूँ समझ लें कि जो ईद उल फितर है ना, रमज़ान, बल्कि रमज़ान के बाद से जो एक ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत की थी, अप्रैल के बाद से, और फिर मई में जो इंडिया पाकिस्तान वाला मार्का था, उसके बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है कि अरूज पर गया, और तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो थोड़ा सा उसको पुश बैक मिला। लेकिन अब पहला जो मोर्चा एक्टिव हुआ है वो है सियासी मोर्चा। उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी नुमायाँ होकर सामने आई हैं। नंबर 1, जो ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फ़ैसला है एक। दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले में कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े, अगर ये इतनी ही कंफर्टेबल बात होती, ये अगर इतनी ही हुकूमत के लिए जो है वो एक वेलकम डेवलपमेंट होती, तो यूँ समझें कि ये यहाँ पर रिसीव हुआ इस्तीफ़ा और यहाँ पर मंजूर हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो आपने नहीं, खबरें ये भी आई कि एजाज सादिक साहब को हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त का जा रहा है नहीं, आपने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करने। उसका सेकंड स्टेप जो है वो आ जाता है, जिसमें वो सेनेट से भी ये ऐलान कर देते हैं। अब जाहिर है कि जो ट्रैजेक्टरी है उसका मतलब ये है कि तीसरे स्टेप के ऊपर पंजाब असम्बली जी, और चौथे स्टेप के ऊपर कहीं बाकायदा असम्बलियों से फेजेस में इस्तीफों की बात हो सकती है। सही। सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा छोड़ के।
फिर वो कौमी असम्बली भी हो सकती है, वो पंजाब असम्बली भी हो सकती है। और ये वो बात है जो आपको याद होगा कि हम गुज़श्ता 1.5 महीने से कर रहे थे कि ये वो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ गौर कर रही है। लेकिन इस जो स्ट्रेटजी है जिसमें अभी ऑब्वियसली एक जलसे का ऐलान और कुछ बातें चल रही हैं कि अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर कोई दोबारा से एक बड़ी कॉल जो है वो देने का मंसूबा नज़र आता है। लेकिन साइमल्टेनियसली दो मज़ीद चीज़ें हो जाती हैं। एक तो कासिम खान ने जो ट्वीट किया जी, वो गैर मामूली ट्वीट, बल्कि बाकायदा एक खत है पूरे का पूरा। हाँ, आप यूँ समझें कि वो गैर मामूली टीम जो है वो है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को जो है वो नाहक जेल में रखा गया है, ये इंतकाम लिया जा रहा है, रिवेंज लिया जा रहा है। इतने सैकड़ों, इतने हज़ार जो हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो जेल में हैं। इमरान खान के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छा, एक तरफ वो कासिम खान एक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने पहले जो UN कमेटी है ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, जबरी गिरफ्तारियों और जेल में रखने के मामलात से मुतल्लिक है, उसको अप्रोच किया था और उसने इमरान खान के हक़ में जो है वो जारी किया था। उनका प्रेस रिलीज़, प्रेस नोट और वो सारा मौजूद है। अब उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की टॉर्चर और इन मामलात के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो रिपोर्टर हैं, उसको फ्रांसीसी में गापोतैग बोलते हैं, तो उनको अप्रोच किया है। इंटरनेशनल लीगल टीम फॉर former Pakistani Prime Minister Imran Khan filed an urgent appeal with the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. सही, उनको जो है वो अप्रोच किया है, जिसका मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग के मज़ीद कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो। और अक़वाम मुत्तहिदा से आया हुआ कोई भी नोट, कोई भी ऑब्जर्वेशन वो बड़ा मानी रखती है, मैटर करती है। ज़ाहिर है कि जब आपके मुल्क ने इंडिपेंडेंट फोरम्स पे मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से जब आपने कोई आवाज़ उठानी होती है तो फिर आपका केस वीक हो जाता है अगर आपको दूसरी तरफ से ताना ये मिले कि आप अपने यहाँ देखें ना कि क्या मामला है। सही। और ज़ाहिर है कि आपके जो चाहे GSP+ के कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं जो आपने साइन किए हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो एक लॉन्ग लिस्ट है 27 कन्वेंशंस की, तो उनका भी फिर कहीं ना कहीं हवाला कि आप इंटरनेशनल मुआहदों के सिग्नेटरी हैं तो आपने क्या किया। अच्छा, ये एक एंड है जो तहरीक इंसाफ का। दूसरा एंड जो इस दौरान हमें एक्टिव होता हुआ नज़र आया, अच्छा अब ज़ाहिर है कि देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव कि ये तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें वकूफ़ पज़ीर एक साथ होती हैं। सही, वकूफ़ पज़ीर तो एक साथ हो रही हैं। दूसरा एंड ये था जो अदलिया का था कि जिसके बारे में ये था कि जी मुसख्खर हो गई, 26वीं आईनी तरमीम आई, अब बस मुट्ठी में आ गई सब, यानी कि अब इसमें सकत नहीं रही किसी भी किस्म की मज़ाहमत की, रेजिस्टेंस की। और ये भी सवाल होता रहा कि इस्तीफ़े दे देंगे जजेस छोड़ के चले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात, वो मैदान भी खाली नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन एक बात जो है वो ये बहुत सारे लोगों ने अपने तज्ज़िये में कही कि नहीं, ये सिस्टम में रह के मज़ाहमत करेंगे, लेकिन वो मज़ाहमत तो कहीं नहीं थी, वो मामलात तो नहीं थे। गुज़श्ता एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते के दौरान आप देखें कि याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह वो कुछ टिट फॉर टैट चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई। लेटर, रुका जवाबुल जवाब, येल यूनिवर्सिटी जाना है, NOC जारी नहीं हो रहा, फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्ला, इनकी तरफ से जो है वो एक आवाज़ दोबारा से ऐसा लगता है कि रिमार्क्स जिस तरह वो उन्होंने खिताब सिंध में जाके, कराची में जाके किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, इसको हाइब्रिड निज़ाम बड़े शौक से कहा जाता है। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब यह है कि ये आइनी और कानूनी निज़ाम नहीं है। हाँ। इस किस्म के सख्त रिमार्क्स देना, फिर ज़ियाउल हक के दौर से जो उन्होंने कुछ चीज़ों का कंपैरिजन और सब कुछ किया, तो अदलिया भी एक दफ़ा दोबारा को अंगड़ाइयाँ लेते हुए नज़र आ रही है। वो जजेस जिनके बारे में ज़ाहिर है कि एक जो हुकूमती साइड है वो ये पैडल करती है कि ये इमरानदार जज है। अच्छा, हाँ, यानी इमरानदार जज कहा जाता है ना कि भाई ये वो जज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, और जाहिर है कि वो कहते हैं कि भाई ये आइन की किताब है या कानून की किताब है, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम तो आइन में दर्ज जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये है जनाब दूसरा मोर्चा। और तीसरा मोर्चा जो एक्टिव हुआ है करामत मुगल साहब, वो मेरा ख्याल है कि सबसे
हैरान कुन और एक खुफिया मोर्चा है बल्कि परेशान कुन। और वहाँ से चीज़ों का एक्टिव होना ना, उसका मतलब ये है कि ये शायद ये वन ऑफ नहीं है, इसमें मज़ीद चीज़ें होंगी। देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी, एक वाइड ओपिनियन, उन्होंने बनने नहीं दी। हाँ, एक वाइड ओपिनियन आपके सामने मौजूद है, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऑब्जर्वर ग्रुप्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, पतन कोलेशन ऑफ 38 है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के अपने लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ फॉर्म 45 सामने के झाड़ू फिर गया हमारा, तो जनाब हमारे साथ तो फलां हो गया, और तहरीक इंसाफ ने झुर्लू फेर दिया। तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया। 8 फरवरी को कोई मौजाती किस्म का जो है वो टर्न आउट देखा गया और लोगों का सेंटिमेंट बैलेट बॉक्स पे नज़र आया, लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत तो नहीं बना सके ना। हुकूमत तो मौजूदा जो सरकार है उसकी कायम हो गई और फिर उसको नॉर्मलाइज किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मलाइज कैसे किया गया सिस्टम पे कंट्रोल पूरा कर लिया। 2018 में भी धांधली हुई थी, 2013 में भी हुई थी, तो 2002 में भी हुई थी, और फलां सन में भी हुई थी, फलां में तो ये तो, और 2008 में भी हुई थी। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का खासा है। तो नॉर्मल सी चीज़, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ जाहिर है कि दब गया। ट्रिब्यूनल्स, जिस ट्रिब्यूनल ने कहा कि फॉर्म 45 ले आए, उन्होंने कहा जनाब ऑर्डिनेंस ही तब्दील कर दिया। अब हाजिर सर्विस जज नहीं, रिटायर्ड जज पे भी ट्रिब्यूनल लगाया जा सकता है। जंगेरी साहब के साथ देखे ना, किसी की डिग्री, किसी का जनाब बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। तो वो एंड एक तरीके से कवर हो गया था। अब अचानक से होता क्या है, लेकिन जो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने खबर ब्रेक की और फिर उस रिपोर्ट को सामने रखा, जो कॉमनवेल्थ, देखें 8 फरवरी के इलेक्शन में जो ऑब्जर्वर मिशंस आए हुए थे, एक तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर मौजूद एम्बसीज़ हैं, वो अपने तौर पर जो है वो मुबस्सर के तौर पर काम कर रही होती हैं, वो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, अपने कैपिटल्स में रिपोर्ट बैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका तो मैंडेट बिल्कुल ही अपनी हद तक महदूद लिमिटेड होता है। फिर कुछ ऑब्जर्वर्स ऐसे होते हैं जिनको बाय इन्विटेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बुलाती है। उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन का था, फिर कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका का जो आया वफ्द। मैंने और हमने अपनी मुताद्दिद वीडियोज़ में ये कहा कि ये अगर रिपोर्ट में कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती कि 8 फरवरी का इलेक्शन कोई बेहतरीन इलेक्शन था या मुनासिब इलेक्शन था या माजी जितना ही रिग्ड इलेक्शन था, तो हुकूमत से टीवी पर चल रही है, हुकूमत उसको इश्तिहार के तौर पर छापती। वो जो 60 सफ़ों का ज़मीमा, 60 का था, कितने का था, इतने का था, कोई 60 सफ़ों का ज़मीमा जो निकाला था, मरियम नवाज साहबा वाला 60 का ही था, जो 60 सफ़ात का निकाला था, तो 161 सफ़ों का ज़मीमा छापा जाता गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को बताने के लिए कि तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, ख़त्म हो चुकी है। उस रिपोर्ट के मंदरजात पर आने से पहले असल सवाल ये है कि वो रिपोर्ट्स जिनको 7 पर्दों के पीछे छुपा दिया गया था, आखिर तो कोई है। देखें यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, और अब मैंने ड्रॉप साइट की खबर भी देखी, उस खबर में जाहिर है कि कुछ चीज़ें फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ है। हाँ, मसलन वो ये दावा करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कॉमनवेल्थ ने जानबूझकर छुपा ली, और ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो उन्होंने पब्लिक नहीं की, और फलां। असल चीज़ ये है कि देखें, जो बाय इनविटेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किसी भी ऑब्जर्वर मिशन को दावत देता है कि आप आएँ हमारे यहाँ, और फ़लाँ तारीख़ को इंतखाबात का इनकाद हो रहा है, और आप उसमें मुबस्सर के तौर पर देखें हमारे इलेक्शन को, और उसके हवाले से टुवर्ड्स द एंड रिकमेंडेशंस भी हमें दें कि हम अपने यहाँ जमहूरियत को, जमहूरी निज़ाम को, इंतखाबी अमल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो साथ में वो जो मैंडेट होता है वो ये भी होता है, स्कोप ऑफ वर्क जिस तरीके से दिया जाता है, जो TORs हैं, कि आप इसके ऊपर अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे। सही। मसलन जो यहाँ पर सहाफ़ियों से मिले यूरोपियन यूनियन वाले, कॉमनवेल्थ के और दीगर लोग, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर सहाफ़ियों को बताया था कि हम अपनी रिपोर्ट बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को सबमिट कर देंगे जी, और ये हुकूमत पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है कि वो इस रिपोर्ट को कब पब्लिश करते हैं, नहीं करते हैं, इसके ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं,
नहीं दूध के करते। ऊपर बिल्ले को रखवाली के लिए बिठा हाँ, दी। तो वो बेसिकली दैट रिपोर्ट वाज नेवर मेंट टू बी पब्लिश्ड और पब्लिसाइज्ड इमीडिएटली। लेटर ऑन शायद कोई वो हो या उनका अपना जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग है विद द होस्ट गवर्नमेंट। अब होस्ट गवर्नमेंट अगर आपको ये कह देती है कि आप इलेक्शन की कवरेज के दौरान फलां एरिया में नहीं जा सकते, तो ऑब्जर्वर नहीं जा सकता। सही। उनको जिस पोलिंग स्टेशन का, जिस हलके का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंडेट मिलेगा वो उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कह दिया कि ये इलाका आपके लिए नो गो एरिया है तो वो नहीं जाएंगे। सही। तो उनका तो बड़ा लिमिटेड और फिर जाहिर है कि वो चलता है। अब उसमें जाहिर है कि होस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, होस्ट गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को छुपा लिया। होस्ट गवर्नमेंट ने उसको पब्लिसाइज नहीं किया, ना ऑब्जर्वर्स को कहा कि आप इसके ऊपर जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या इस रिपोर्ट को शाया कर दें। ये दूसरा उन्होंने ये तासुर दिया कि ये रिपोर्ट इमीडिएटली बन गई थी ड्रॉप साइट न्यूज़ पे, वो इमीडिएटली नहीं बनी थी। सही। रिपोर्ट फाइनल हुई है अराउंड नवंबर 2024। जो लास्ट ईयर। हाँ, गुड लक जोनाथन हैं, साबिक एक्स प्रेसिडेंट सदर, ऑफ हाँ। नाइजीरिया, उनको वो रिपोर्ट सबमिट होती है अराउंड नवंबर, 20 नवंबर। और फिर वो जाहिर है कि उस रिपोर्ट को कंपाइल करके फाइनल करके वो सेक्रेटेरिएट को जमा करवाते हैं और वहाँ से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी जाती है। लेकिन जाहिर है कि उस रिपोर्ट में फॉरेन ऑफिस में आती है। हाँ, जाहिर है कि फॉरेन ऑफिस में भी आएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कॉपी जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोरोगेटिव है कि किस किस को दे। चाहे वो एक कॉपी करामत मुगल साहब को भिजवा दे, फलां को कि देखें जनाब हमने कितना बेहतरीन इलेक्शन करवाया था। असल सवाल ये है कि जिस रिपोर्ट का गला घोंट दिया गया था, उस रिपोर्ट को लीक किसने किया? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल अभी पैदा तक होता है। उस रिपोर्ट को डिनाई ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि ये फेक है, ना कॉमनवेल्थ ने कहा है कि ये फेक और ना ही मीडिया पर कहीं नजर आई। ना मीडिया पे नजर आई तो है, इसकी सोशल मीडिया पर इसकी है। सबसे बड़ी गवाही तो फिर यही है ना कि रिपोर्ट ठीक है। सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर आप देखें, इट्स एवरीवेयर। सोशल मीडिया पर आपको वो नजर आती है, बट लोकली मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई। तो अभी तो ये उसकी वेरासिटी भी 100% कंफर्म नहीं है अच्छा। कि आया ये वही रिपोर्ट है या इसमें कुछ एडिटिंग हुई हुई है। ऑफिशियली तो जारी नहीं की गई, लीक्ड कॉपी तो लीक्ड कॉपी होती है। लेकिन वो कॉपी लीक होना 161 सफ़ात की, उसमें जाहिर है कि जब उसकी हिफाजत पे कुछ मामूर लोग होंगे तो सिस्टम तो ब्रीच हुआ है। सही। सिस्टम ब्रीच क्यों हुआ है? कैसे हुआ? इस हुकूमत को हर्ट करना है। इस हुकूमत को हर्ट करने के लिए अभी भी कोई मज़ाहमत कर रहा है, कोई मौजूद है। इसका मतलब यह है कि गिरफ्त हुकूमत की जो दावा है कि हमने गिरफ्त बड़ी मजबूत कर ली है, वो दावा दुरुस्त नहीं है। और जिसने ये खुफिया रिपोर्ट जो 7 पर्दों में छुपी हुई थी उसको लीक कर दिया, वो आगे भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे लोग तो मौजूद हैं। फिर इसका मतलब है जो मौजूदा हुकूमत को चलने नहीं दे रहे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे या तंग इसीलिए करना तो आपको चाहते हैं। याद होगा जो मोहम्मद मालिक साहब ने 2000 अरब की बात की थी, उसमें यही कहा था ना, SIFC के सामने जो बाबूज हैं हाँ, उनकी लिस्टें बन रही हैं, उनको सीधा किया जाएगा। तो ये बातें तो हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा में है। अब वो अगर है तो इस रिपोर्ट का बेसिकली लीक होना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गिरफ्त के ऊपर सही। कि उन सत्ते खैरा ने अब तो कंटिन्यूटी भी, अब तो फलां भी, तो जो 3 मोर्चे एक्टिव हुआ, अब आप उस रिपोर्ट को उठाएं। उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है मुगल साहब जो हमें पता ना हो। जो पहले रिपोर्ट ना हुआ हो, सही। जिसके ऊपर पहले बात ना हुई हो, जो काशिफ अब्बासी ने ना बोला हो, जो हम लोगों ने ना बोला हो, जो नून लीग के लोगों ने ना बोला हो, जो कैप्टन सफदर ने ना बोला हो, जो मियां जावेद लतीफ़ ने ना बोला राना सनाउल्लाह हो, जो राना सनाउल्लाह ने ना बोला हो, जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने ना बोला हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी उसने ना बोला हो, जो पतन कोलिशन ऑफ 38 ने ना बोला हो, जो मौलाना फजलुर रहमान ने ना बोला हो, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 161 सफ़ात क्या पढ़ने, अगर आप कंक्लूजन की चंद लाइन्स पढ़ लें, देखिए वो क्या बात करती है। वो कहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ने जो ओवर इलेक्शन प्रोसेस जो फैसले दिए हैं, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। मुसत्तह मैदान, हमवार मैदान नहीं था तमाम सियासी जमातों के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया सही। और टारगेट करके उसको मसाबकती मैदान फराहम नहीं किया गया। सही। जो इक्वल और लेवल प्लेइंग फील्ड है वो गायब कर दी गई। फिर वो कुछ चीज़ें बहुत ही वोसिफरसली वो कहते हैं, वो ये कहते हैं द सो कॉल्ड साइफर केस, ये टर्म इस्तेमाल करना, इमरान खान की 3 बैक टू बैक सज़ाओं का तज़किरा करना, तहरीक इंसाफ के लोगों के
हवाले से जो सख्तियाँ थी उनका गिरफ्तारियां, मेंशन करना, बल्ला मीडिया छीनना। मीडिया के ऊपर कदगन। आप देखें ना, मैं आपके सामने रख देता हूँ, इवन 6 जजेस के लेटर का उन्होंने जिक्र कर दिया। आप सिर्फ, हाँ, वो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई है ना वो इसमें शामिल हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या होता है? लुब्बे लुबा, जी यानी अर्ज ये है। जी। तो उन्होंने, कॉमनवेल्थ ने मुबैना तौर पे इस लीक्ड कॉपी के मुताबिक, जिसकी वैरासिटी कंफर्म नहीं है, जिसको ना कॉमनवेल्थ ने ओन किया है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओन किया है, वो एक लीक्ड वर्जन है, लेकिन उसको डिनाई भी नहीं किया। मतलब या तो ये होना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वज़ीर कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, कि भाई आप जो रिपोर्ट की कॉपी लहरा रहे हैं ये कॉपी झूठी है, ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा तो नहीं किया गया। तो अब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन डोमेन में चीज़ तो अवेलेबल है। वो कंक्लूजन क्या कहता है? वो कहती है कि रिपोर्ट के अ नंबर ऑफ critical decisions made by the key institutions throughout the election process had significant impacts on the level playing field for the holding of democratic elections। कि जमहूरी इंतखाबात के इनकाद के लिए ऐसे बेशुमार की इंस्टीट्यूशंस, कलीदी जो अहम तरीन इदारे हैं, उनके ऐसे डिसीजंस सामने हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड को मुतासर किया। परहैप्स मोस्ट क्रिटिकल, जो सबसे क्रूशल और क्रिटिकल अहम तरीन डिसीजन था, वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान छीनने का डिसीजन था, एंड द सुप्रीम कोर्ट्स रिवर्सल ऑफ द लाइफ टाइम बैन, कि जो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली खत्म की, ताहयात नाअहली खत्म किया। भी और जहांगीर तरीन, ये बेसिकली रिपोर्ट जो है ये काजी फायजी साहब के ऊपर एक दोबारा याद दिला दूं, उसके लिए काजी फायजी साहब ने कौमी खजाना से तमाम कौमी अखबारात में इश्तिहार दिया था कि है कोई ताहयात नाअहल, वो मेरे पास आए। फिर वो कहते हैं कि जो अदर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस हैं, वो अरेस्ट ऑफ अपोजिशन मेंबर्स के जो गिरफ्तारियां हुई, 3 MPO 16 MPO जो चल रहा था, फिर इंटरनेट सेलुलर नेटवर्क को शट डाउन करना, बंद करना इलेक्शन डे पर, डिसीजंस बाय मीडिया रेगुलेटर्स रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ब्रॉडकास्टेड कंटेंट, यानी इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के कैंपेन, उनकी गुफ्तगू और चीज़ें ना चलाना। और वो कहते हैं कि जब इनको हम अलहदा करके इन डिसीजंस को देखते हैं ना, तो हर डिसीजन के लिए एक जस्टिफिएबल सपोर्ट में आर्गूमेंट मौजूद है। यानी आप पूछें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया, वो अपने तौर पर बता सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। सिर्फ यही कहते हैं ना, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर सकती है, अरेस्ट जस्टिफाई हो जाते हैं, कंटेंट का एयर ना होना भी जस्टिफाई, उसके लिए भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन वो ये कहते हैं कि येट व्हेन व्यूड टुगेदर, जब इन तमाम चीज़ों को हम मिला के देखते हैं फिर क्या होता है, दे प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन इलेक्टोरल एनवायरनमेंट, कि वो एक ऐसे इंतखाबी माहौल की जानिब इशारा करते हैं इन विच डिसीजंस बाय की इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेंटली लिमिटेड द एबिलिटी ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट, कि एक ही सियासी जमात थी जिसको टारगेट किया गया इन इंतखाबात में। अल्टीमेटली दीज डिसीजंस इम्पिंज्ड on the credibility, transparency and inclusiveness of the electoral process। तो इसमें ऐसी क्या है? देखें, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पहले रिपोर्ट ना हुई हो। The only thing is the stamp by Commonwealth on the transparency of elections, that's number one। But हमारे लिए इससे बड़ी स्टोरी ये है कि ये रिपोर्ट लीक, ये एक वो मोर्चा है, किसने की? ये वो तीसरा खुफिया मोर्चा है जो चाहे साइफर की कॉपी किसी को लीक करता है ओरिजिनल, जिसके ऑब्वियसली कंफर्मेशन अगेन नहीं है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। किसी ने आके कहा तो नहीं, मतलब नहीं, वो जब डोनाल्ड लू ने तो नहीं आके कहा। कोर्ट में बरीयत का केस चल रहा था तो वो सरकारी वकील साहब ने क्या कहा था, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, जो पोर्शन या जो हिस्से मैंने देखे हैं मैं अब डिस्कस नहीं। ना डोनाल्ड लू ने कहा हो गया था कि ये दुरुस्त है, ना असद मजीद ने कहा ये दुरुस्त है, ना दफ्तर खारजा ने कहा ये दुरुस्त है, ना किसी कोर्ट ने कहा ये दुरुस्त है, लेकिन वो लीक हो गया। लेकिन अवाम कह रही है कि ये दुरुस्त है। अब जो ये तीसरा मोर्चा, अब ये तीनों जब आप इकट्ठे देखते हैं तो वो सत्ते खैरा वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल महाज, अदलिया का महाज और ये खुफिया महाज, ये तीन महाज तो एक्टिव हैं। अगरचे कोई इमीडिएट बड़ा थ्रेट गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि नींदर भी नहीं, हाँ, कि आप सिर्फ सामने देख के मत चलें,
आपको बार बार मुड़ के पीछे देखना है, पलट। यानी ये वो शाहरुख खान है जो बार बार कह रहा है उसको, काजल को, कि पलट के देख। तो यहाँ पर भी ये मोर्चे खुले हुए हैं, तो हुकूमत जो है ना वो सिर्फ फोकस सामने नहीं कर सकती, पलट के नहीं पलट देखना, पलट पीछे जिन है। पत्थर के हो जाओगे, हैं, पलट पलट के देखना। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।